तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वुडवर्ड-फीजर रूल, यानी जो हम लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो सीरीज चला रखी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल होता है एक, वो होता है ये वुडवर्ड-फीजर नियम। वुडवर्ड-फीजर नियम जो हमारे कॉन्जुगेटेड इन्स और इनॉन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुडवर्ड-फीजर रूल पे क्वेश्चन आना ही आना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इसको अच्छे से तैयार आपको लोगों को करना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो पिछले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो कॉन्जुगेटेड इन्स और डाइन्स होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है। उसमें हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था 1,3-ब्यूटाडाइन का लिया था और एथीन से उसका कंपैरिजन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो सर्च करके वीडियो जरूर देखिए। वो वीडियो देखेंगे तो ये आगे वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर उससे पहले वाले वीडियो सारे आप लोग देखेंगे तो आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं इन वीडियो को समझने में, इन टॉपिक्स को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें वुडवर्ड-फीजर रूल के लिए हम लोग कैसे इसको, आखिर में ये रूल होता क्या है, क्या चीज एक्सप्लेन करता है ये रूल। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब हम केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे थे, जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट्स पढ़ रहे थे यानी विस्थापन पढ़ रहे थे, तो हमने 4 तरह के शिफ्ट्स पढ़े थे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट आगे की ओर होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पीछे की ओर। किसमें, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो चीजें है उससे इंट्रोड्यूस आपको कराकर और इस चीज से आपको जोड़ता हूं। तो देखो होता क्या है कि अगर हम लोगों ने देखा जब हमने केमिकल शिफ्ट्स पढ़े थे, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसमें हम लोगों ने दूसरा कंपाउंड डाला, तो दोनों कंपाउंड जब मिला दिए तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, मान लीजिए अगर वो कंपाउंड सिंगल होता तो पर्टिकुलर रेंज पर, पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा मैक्सिमम के मान पर क्या करता, रेज को एब्जॉर्ब करता। लेकिन अब क्या होता है जब उसमें कोई दूसरा और हमने मिक्सचर डाल दिया है, कोई और कंपाउंड डाल दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, इस लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी पहले वाले कंपाउंड के लिए वो चेंज हो जाती है। अगर ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो गई, मान लो ये पहली थी और अब वो मिक्सचर डालने के बाद ये वैल्यू इधर आगे शिफ्ट हो गई, यानी जो हमारा लैम्डा मैक्सिमम का मान, यानी अगर हम लोग बात करें लैम्डा वेवलेंथ यहां पर होती है लैम्डा की वैल्यू, और यहां पर हमारे होता है अवशोषणांक। तो जहां पर जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम हमें अवशोषणांक मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। अब हम लोग यहां देखें तो अगर कोई नया कंपाउंड डालने के बाद ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाए, ये जो पीक बन रही है ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये जो शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। लेकिन अगर यही पीक पीछे की ओर हो जाती तो उसको हम लोग कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसी तरह से ये तो हो गई हिप्सोक्रोमिक। अगर ये शिफ्ट, ये जो पीक है ऊपर की ओर चली जाती तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपरक्रोमिक, और अगर नीचे की ओर आ जाती तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरह के 4 जो शिफ्ट्स थे केमिकल शिफ्ट्स, इनको हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। अब वुडवर्ड-फीजर नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मिक्सचर के रूप में हमें कोई भी कंपाउंड मिलता है, सिंगल नहीं मिल पा रहा, तो उसके जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है, थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। तो वो एडजस्ट जब होती है तो एक्सपेरिमेंटली चीजों के कैसे नजदीक पहुंचा जाए, तो उसने थ्योरेटिकली कुछ रूल्स दिए कि जो कि उसके एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज आ रही है उसके काफी क्लोज हैं। तो इसका मतलब उसने एक रूल दिया कि अगर पर्टिकुलर जो ग्रुप्स है, चाहे एल्किल ग्रुप्स है, चाहे वो एल्कोहलिक ग्रुप्स है, ईथर ग्रुप है, किसी भी ग्रुप्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर दी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स के बहुत क्लोज आता है।
तो इसका मतलब वुडवर्ड फ्यूजन ने इन चीजों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब भी किसी कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड जाता है तो उसके लैम्डा मैक्सिमम यानी जो वेवलेंथ है उसमें किस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन का ही लेंगे क्योंकि एक जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, हम उसी को ही लेंगे यहां। तो यहां अगर हम लोग देखें, देखो 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों तरह से मिल सकता है हमें, या तो हम लोग लेते हैं, ये हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, इसमें कॉन्जुगेटेड इन्स है। अब होता क्या, ये दो तरह के स्ट्रक्चर में होता है, एक तो होता है सिस फॉर्म इसका, और एक इसकी होती है ट्रांसफॉर्म। ये तो हो गई इसकी सिस फॉर्म, और एक होती है इसकी ट्रांसफॉर्म यानी CH2 और CH2। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या ट्रांसफॉर्म। देखो यहां हम लोग देखें, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड कम होगा वो ही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस किधर कम आ रहा है, देखो यहां तो क्या रहा है, दोनों ये ग्रुप्स हैं एक ही ओर आ रहे हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, थोड़ी जगह एडजस्ट करेंगे, वो कहेगा मेरी जगह पे मत, वो कहेगा मेरी जगह पे मत, दूर भगाएंगे एक दूसरे को। यहां क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर ये पूरब की ओर जा रहा है तो पश्चिम की ओर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है, तो इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका जो ट्रांस रूप है, ट्रांसफॉर्म है, वो मोर स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, सिस फॉर्म के। तो सबसे पहली बात, अगर 1,3-ब्यूटाडाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं एलिसाइक्लिक के रूप में, तो सिस से ज्यादा स्टेबल होगा इसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वुडवर्ड फ्यूजन रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को पकड़ना है। अब चाहे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, चाहे कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए, हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ही पकड़ना है। वुडवर्ड ने क्या किया, वुडवर्ड फ्यूजन ने इनके लिए पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड की है कि अगर ये स्ट्रक्चर आए तो ये वैल्यू होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोग आगे के जो ग्रुप्स अगर इनमें ऐड हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो यहां पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में पाया जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसमें से ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। पहली बात, अब देखते हैं कि इसने वैल्यूज क्या क्या डिसाइड की हैं, पर्टिकुलर किस चीज के लिए, कौन कौन से ग्रुप्स के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां पर मैंने इसकी एक टेबल बना दी है, वुडवर्ड फ्यूजन रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां तो ग्रुप्स है और यहां लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यूज है। देखो नॉर्मली 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर हम लोग बात करें, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना एलिसाइक्लिक के रूप में, तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 270 nm। अगर हम लोग 135 हेक्साट्राइन की बात करें तो ये वैल्यू ली जाएगी 253 यानी 253 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। समवलयाकार विषम वलयाकार इसको बोलते हैं ओमोएनुलर, और इसको बोलते हैं हम लोग हीट्रोएनुलर। हीट्रोएनुलर, अगर समवलयाकार डाइईन हो, ओमोएनुलर और हीट्रोएनुलर का मतलब यह हो गया, जैसे मान लो एक ही रिंग में कॉन्जुगेशन 1,3-ब्यूटाडाइन इस तरह से ये ग्रुप मिल गया हमें, हम लोग, मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग कौन से ग्रुप को पकड़ेंगे, 4 कार्बन को लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे, इस स्ट्रक्चर को हमें लेना है। तो यहां से हम लोग इस स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे। इस स्ट्रक्चर में ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं ये किस में आ रहे हैं, रिंग के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, ओमोएनुलर या समवलयाकार डाइईन। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल एडजेसेंट होंगी 2 रिंग हमारे पास इस तरह से, और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ये आ रही है, यानी दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन एक रिंग में एक ही है, दोनों अलग अलग रिंग्स में है, तो हम लोग स्ट्रक्चर उठाएंगे ये वाली, इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहां पर ये कैसे स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग रिंग में है, तो इसको हम लोग कहते हैं हीट्रोएनुलर यानी विषम वलयाकार डाइईन।
यानी इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम लोग जो वुडवर्ड फीजर रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि कौन सी स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर हम लोग पकड़ेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड एक रिंग में है तो होमोएन्युलर, अलग अलग रिंग में है तो हेटेरोएन्युलर, और अगर कोई सी भी रिंग में नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, तो वो 1,3-ब्यूटाडाइन है ही। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है। इसके बाद हम लोग देखिए, अगर कोई ऐसा बॉन्ड और बन रहा है आगे जिससे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है ना, संयुग्मन में विस्तार हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक यहां डबल बॉन्ड आ जाए, यानी ये तो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर है ही है, अब यहां से क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन कंटिन्यू हो रहा है आगे तक भी, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं पर्टिकुलर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो 30 nm ऐड करेंगे इन स्ट्रक्चर्स में, हम लोग ऐड करते रहेंगे इन वैल्यूज को। अगर एल्किल प्रतिस्थापी, यानी जो भी हम लोग कह रहे हैं, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ रहा हो, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ रहा है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ रहा है, तो उसके लिए वैल्यू डिसाइड की गई है 5 nm एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगला है कोई वलय अवशेष, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग रेसिड्यू। अगर कोई रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए भी वैल्यू डिसाइड की गई है 5 nm। मैंने डिसाइड नहीं किया, वुडवर्ड फीजर ने मान के पूरी कैलकुलेशन की है। अगर हम लोग देखें, आगे आते हैं, यह बाह्य चक्रीय द्विबंध, यानी ऐसा कोई डबल बॉन्ड बन रहा है जो रिंग के बाहर हो। ठीक है, कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1,3-ब्यूटाडाइन की अभी ये वाली स्ट्रक्चर ही हमने ली, ये वाली स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं। यहां ये दो डबल बॉन्ड तो एक ही रिंग में है, लेकिन इससे जुड़ता हुआ, इस रिंग से जुड़ता हुआ कोई डबल बॉन्ड इस रिंग पे हो या इस रिंग से बाहर हो कहीं भी, तो वो उसके लिए क्या होगा, बाह्य चक्रीय द्विबंध। कैसे होगा, जैसे मानो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई, अभी ये रिंग है और इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर है ये वाली, अगर इसी से जुड़ती हुई, ठीक है, अगर इसी से जुड़ता हुआ कोई स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाता है या इस तरह से नहीं भी हो, तो हम लोग कहेंगे कि जैसे मान लो कि इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड इस तरह से भी आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस रिंग के लिए क्या है, बाह्य चक्रीय हो गया, है ना, डबल बॉन्ड हो गया बाह्य चक्रीय। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर यहां पर कोई OR ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वैल्यू होगी 30 nm, ठीक है, वो सॉरी 6 nm। अगर SR ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 30 nm, CLBR वगैरह ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 5 nm, और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 60 nm। यानी अलग अलग, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, किसी के भी अकॉर्डिंग वुडवर्ड फीजर ने एक टेबल बनाई, एक वैल्यू डिसाइड की पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या की, कैलकुलेशन की। तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए अब इन सभी चीजों को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में चीजें कैसे एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, 0 से एग्जाम्पल। यहां देखते हैं, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें दो मैथिल ग्रुप्स हैं जो कि 1,3-ब्यूटाडाइन के सेंटर पे, यानी बीच वाले दोनों कार्बन पे जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमें पता करना है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पहले हमें दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो ऐसी स्ट्रक्चर उठानी है, यानी 1,3-ब्यूटाडाइन को पकड़ना है। ये हमने ये स्ट्रक्चर उठा ली 1,3-ब्यूटाडाइन की, ठीक है, ओपन चेन। इसके लिए वैल्यू कितनी आती है, 217 nm लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब इसमें और ग्रुप्स ऐड हैं, और ग्रुप्स ऐड हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप ऐड हैं। तो एक मिथाइल ग्रुप के लिए वैल्यू हमने देखी थी अभी वुडवर्ड फीजर जो चार्ट था उसमें 5 nm थी, तो दो मिथाइल ग्रुप के लिए कितनी हो गई, 10 nm। टोटल मिलकर कितना हो गया, 227 nm। ये फाइनल वैल्यू आ गई लैम्डा मैक्सिमम की। कब, जब इससे दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग यहां देखें एक और एग्जांपल, अब इसमें देखो हेटेरोएन्युलर बॉन्ड बन रहे हैं, यानी मैंने अभी बताया था कि अगर डबल बॉन्ड रिंग
जो 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है वो एक ही रिंग में ना बन रही हो और अलग अलग रिंग में बन रही हो, तो वो होती है हीट्रो एनुलर रिंग हो गई। अगर यहां हम लोग देखें तो इसके लिए वैल्यू फिक्स होती है 214 nm इस रिंग के लिए, तो यहां हम लोगों ने वैल्यू रख दी। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी नई चीजें जुड़ रही हैं, और जो चीजें जुड़ रही हैं वो सभी इससे कनेक्टेड होनी चाहिए, इसी से जुड़ी हुई होनी चाहिए, बाकी उससे हमें मतलब नहीं है। किस तरह से, देखिए। अब सबसे पहले वलय अवशेष यानी रिंग रेसिड्यू की बात कर रहे हैं हम, इसको RR भी लिख सकते हैं हम लोग। रिंग रेसिड्यू की बात करें कितने होंगे, तो वलय अवशेष या रिंग रेसिड्यू वो होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन की जो स्ट्रक्चर बीच में हमने उठाई है इससे ही जुड़े हुए होने चाहिए कोई भी रेसिड्यूज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें 1, 2 और ये 3, यानी इस स्ट्रक्चर को छोड़ करके जो भी इससे कनेक्टेड ब्रांचेस जा रही हैं, एक तरह से इस स्ट्रक्चर की ब्रांचेस जा रही हैं, वो ही हमारे लिए क्या है, RR। ये हमारे पास 3 आ रही है। देखो यहां से ये बॉन्ड कंप्लीट होता है, उसके बाद एक ये नया बॉन्ड निकल रहा है, यहां से ये नया बॉन्ड निकल रहा है और यहां से ये नया बॉन्ड निकल रहा है। इसके अलावा यहां से कुछ नहीं निकल रहा है एक्स्ट्रा, तो ये हो गया रिंग रेसिड्यू। RR की वैल्यू 3 है, 3 के लिए 5 × 3 यानी 15 nm ये ऐड हो गया। अब देखते हैं कि कोई एल्किल ग्रुप भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है क्या, कोई नहीं जुड़ा हुआ, यहां भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ, यहां कुछ, कहीं कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इस वाले बॉन्ड स्ट्रक्चर से कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो यहां एल्किल ग्रुप नहीं है। अगर हम लोग देखें एक आ रहा है यहां बाह्य चक्रीय द्विबंध, यानी बाहर की ओर एक डबल बॉन्ड निकलता हुआ आ रहा है। देखो यहां इस वाली रिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या हुआ, इसका बाह्य चक्रीय द्विबंध होगा। कैसे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई भी रिंग है उसमें कोई डबल बॉन्ड है, और अगर हम लोग देखें तो उसके बाहर अगर बॉन्ड इस तरह से निकला हुआ हो तो वो बॉन्ड कैसा होता है, बाह्य चक्रीय द्विबंध, ठीक है। अगर यहां से हम लोग इस रिंग के टच हो रहे हैं ना डबल बॉन्ड, रिंग के टच होती हुई कंडीशन में होनी चाहिए डबल बॉन्ड, तो वो कैसा है, बाह्य चक्रीय द्विबंध। यहां हम लोग देखें तो ये रिंग है, इस रिंग से कोई टच नहीं हो रहा डबल बॉन्ड, तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाली रिंग देखें तो इस रिंग से डबल बॉन्ड टच में है, इसके किसी कार्बन से टच में है, तो ये इसके लिए हो गया बाह्य चक्रीय द्विबंध, जिसके लिए वैल्यू होती है 5 nm। 5 nm एक ही है, ओनली है, तो एक हो गया, तो हमने इसको ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 234 nm, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहां देखें, अब यहां पर ओमो एनुलर हम रिंग ले रहे हैं, क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर वाले, हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए उसके डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में है। अगर एक ही रिंग में आ रहे हैं तो वो होगी ओमो एनुलर स्ट्रक्चर। यहां पर देखते हैं, देखो ओमो एनुलर के लिए वैल्यू होती है 253 nm, फिक्स है, फिक्स हो रखी है, आपको याद करनी होगी, और टेबल थी वो याद करनी होगी। 253 nm। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ये चीजें आपको लिखित में कहां से मिले, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। आप लोग डाउनलोड कीजिए, पढ़िए चीजों को, और समझाने के लिए मैं यहाँ सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। तो यहां पर हम लोग देखें, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है 253 nm। अब इसमें रिंग रेशिड्यू देखें, RR कितने हैं, यानी जो वलय अवशेष हैं वो कितने हैं। देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर हमने ली, इस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हुए जो जा रही है 1, 2 एंड 3, कितने हुए रिंग रेशिड्यू, 3 के लिए वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 3 = 15 nm। बाह्य चक्रीय द्विबंध है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो इस वाली रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है, रिंग होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है रिंग में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, एक रिंग होगी। जैसे अब इस रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये बाह्य चक्रीय द्विबंध होगा, ठीक है। अभी जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उसमें रिंग में डबल बॉन्ड था, कोई दिक्कत ही नहीं है,
रिंग में चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे नहीं हो, लेकिन रिंग के बाहर एक टच करता हुआ डबल बॉन्ड होना चाहिए रिंग के किसी भी कार्बन एटम को, तो वो सारे क्या होंगे, बाह्य चक्रीय द्विबंध होंगे। अब यहां से हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड हालांकि नहीं है, लेकिन इस रिंग को टच करता हुआ ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कैसा है, बाह्य चक्रीय द्विबंध हो गया, यानी बाहर की ओर डबल बॉन्ड है। इसकी वैल्यू 5 nm, सबको ऐड करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आती है 273 nm। इसी तरह से और देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। होमोन्यूक्लियर और हीट्रोन्यूक्लियर दोनों अगर एक साथ दे दे तो हम किसको डिसाइड करें, जो बेसिक वैल्यू है वो किसकी ले, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर होमोएन्युलर भी दे दिए हमें और हीट्रोएन्युलर भी दे दिए, अब हम किसको लेंगे बेसिक वैल्यू के रूप में, तो वह यहां देखते हैं। देखो यहां पर क्या होता है कि देखो ये होमोएन्युलर रिंग भी है और यहां से इनको देखें तो ये हीट्रोएन्युलर भी है, स्ट्रक्चर वही 1,3-ब्यूटाडाइन एक ही लेनी है हमें, कोई सी भी सिलेक्ट करनी है इनमें से। अब सेलेक्ट कौन सी करें, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि होमोएन्युलर और हीट्रोएन्युलर यानी समवलयाकार और विषम वलयाकार दोनों तरह की कंडीशन आ जाए, तो हमें रिंग सेलेक्ट करनी है होमोएन्युलर यानी समवलयाकार, यानी हम कौन से ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ग्रुप को, और इनके लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर देखो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 253 nm होती है। एक्सटेंड हो रहा है क्या कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का विस्तार हो रहा है क्या, तो संयुग्मन का विस्तार देखो यहां से डबल सिंगल डबल, ये तो एक स्ट्रक्चर हमने मेन स्ट्रक्चर ली है, उसके बाद सिंगल और फिर डबल, और यहां सिंगल और फिर डबल, कॉन्जुगेशन आगे तक जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स। तो 2 के लिए कितना, 1 के लिए 30, तो 2 के लिए कितना nm ऐड कर दिया हमने, 60 nm ऐड कर दिया। उसके बाद बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड कितने बन रहे हैं वो देखते हैं। देखो इस रिंग को ले, सबसे पहले इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड कैसा है, बाह्य चक्रीय 1। इस रिंग के लिए कुछ है क्या बाह्य चक्रीय, ये वाला आ रहा है, तो ये बाह्य चक्रीय हो गया 2। और इस रिंग के लिए अगर हम लोग देखें तो ये इसको टच करता हुआ ये आ रहा है, तो बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो 3 के लिए 5 × 3 15 nm। इसी तरह से रिंग रेसिड्यू आर की वैल्यू, वलय अवशेष कितने हैं, 4। कैसे हैं, ये वाली लीना हमने मेन स्ट्रक्चर ये उठाई है, तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्या है, रिंग रेसिड्यू यानी वलय अवशेष। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूं। वुडवर्ड फीजर रूल ऐसा है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आए तो कैसे आए, चीजें क्या होता है, लेकिन मैं पक्की गारंटी दे सकता हूं कि अब आप लोग ये चीज यहां समझ लेंगे तो आपको वुडवर्ड फीजर रूल में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और 101% आप लोग इसका क्वेश्चन सही ही करके आएंगे। तो इस तरह से इन सभी वैल्यूज को ऐड किया तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ गई 348 nm। आगे और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये लग रहा है बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी है सिंपल ही। यहां पर क्या है कि कैसी रिंग है, सबसे पहले तो ये देखना है जो स्ट्रक्चर पकड़नी है उस स्ट्रक्चर को पकड़ना है। सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर है, 1,3-ब्यूटाडाइन की ये वाली, होमोएन्युलर है, तो होमोएन्युलर के लिए वैल्यू कितनी आ गई, होमोएन्युलर के लिए 253 nm आ गई। अब इसमें क्या क्या नई चीजें हैं वो देखते हैं। वलय अवशेष कितने हैं ये देखो, यानी रिंग रेसिड्यू, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स देखनी है। क्या ये रिंग रेसिड्यू है, ये नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से लिखा है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब कार्बन है यहां। तो ये वलय अवशेष और एल्किल ग्रुप में मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि रिंग अगर रिंग से ऐसे जुड़े हुए हैं, यानी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने लिए उससे जुड़ी हुई ये 2 ब्रांच आगे तक चल रही है ओनली, चल तो ये भी रही है, लेकिन अगर यहां और कुछ रिंग या और कुछ ग्रुप बड़े जुड़े हुए होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, इसका मतलब है कार्बन है। कार्बन है इसका मतलब रिंग रेसिड्यू तो हो गए 2 और एक क्या हो गया, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। टोटल 10 और 5 को हमने ऐड किया इन सब में, तो वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा मैक्सिमम की 268 nm। और देखते हैं एग्जांपल। अच्छा आप सोच रहे होंगे इसको मैंने छोड़ दिया,
क्या ये एल्किल है? एल्किल ग्रुप नहीं है। जब ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं और न कोई रिंग रेसिड्यू है, तो हमें इसकी जरूरत ही क्या है? चाहे कितनी बड़ी स्ट्रक्चर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो बेसिक चीजें हम जिनकी हमने अभी तक डिस्कस किया है, सिर्फ उन चीजों के अकॉर्डिंग हमें देखना। उसके अलावा चाहे जितनी लंबी स्ट्रक्चर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी ही बड़ी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो यहां इसमें कोई, क्योंकि न तो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ये दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए, ना ही ये एल्किल ग्रुप है, तो हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे इसके लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहां पर आगे और देखें हम लोग एग्जांपल। अब देखते हैं, एक ये वाला है, क्या उसमें छोड़ा था हमने इसको, तो क्या इसमें भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देखते हैं कैसे। देखो यहां पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? वही है, होमोएन्युलर है। होमोएन्युलर है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई अपने पास 253 nm। रिंग रेशिड्यू RR कितने हैं देखते हैं। यहां ये स्ट्रक्चर उठाइए हमने, ये स्ट्रक्चर उठाइए यहां से 1 एंड 2, कितने वाले अवशेष हुए? 2। ये स्ट्रक्चर है जो हम आगे ऐड करेंगे कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रही है, उसमें ये चीज आ जाएगी। तो वलय अवशेष कितने हुए? 1 एंड 2, तो 2 वलय अवशेष के लिए 10। यहां पर देखिए एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी की तरह पहले, तो 5 nm फिर ऐड हो गया। एक और है कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, यानी संयुग्मन का विस्तार हो रहा है, यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उसके लिए हमने कितनी ऐड की वैल्यू? 30 nm। टोटल वैल्यू आई 298 nm। और इस तरह से वुडवर्ड-फीजर रूल हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, बहुत से अलग अलग कंडीशंस होंगी सबकी, लेकिन सारी चीजें हम लोगों ने यहां एक्सप्लेन कर दी है। तो मोस्टली आप लोग जब यहां से चीजों को समझ लेंगे तो एग्जाम्पल्स बहुत से सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम तभी क्लियर होगी। ठीक है, और जब आप लोग यहां से अच्छे से समझ लेंगे तो गारंटीड है कि आपको प्रॉब्लम वुडवर्ड-फीजर रूल में आने वाली ही नहीं है। थैंक यू।